याद करिए हमारी पहले भी बात हुई थी जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहा था कि सुक्रोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस which converted into glucose and fructose, glucose and two monosaccharides by the activity of invertase enzyme, and now glucose and fructose both are phosphorylated to convert into the glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate, and the subsequent steps of the glucose and fructose are same. याद है या नहीं है? yes or no? वही बात चल रही है कि भाई चलो करें शुरू। चलो देखो अभी लास्ट लेक्चर में अपनी बात हुई थी कि भाई जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होती हैं और सीव ट्यूब की सेल्स के जो कॉमन वॉल जो होती हैं कॉमन वॉल, इन कॉमन वॉल्स में पोर्स होते हैं जिनको आप सीव पोर्स कहते हैं और जिस प्लेट पर ये होते हैं उनको हम सीव प्लेट के नाम से जानते हैं। सही है बात या नहीं? और फिर हमने कहा कि भाई साथ में इनमें कंपेनियन सेल होती है फंक्शन कंट्रोल करने के लिए और फ्लोएम के साथ होता है जाइलम। कौन होता है? और जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में रहते हैं। फूड का ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता फ्लोएम से है, होता, लेकिन जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट में या ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है साथ में, इसलिए जाइलम का साथ में होना जरूरी है। मीजोफिल सेल जिसको कि हम सोर्स कहेंगे, यहां फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा। इस फूड को सेल थोड़ा बहुत तो कन्वर्ट करेगी अपने लिए स्टार्च की फॉर्म में ताकि उसको स्टोर करके रख सके, और एक मैक्सिमम अमाउंट जो है बच्चे बल्क जो है फूड का वो कन्वर्ट कर देगी किसमें? सुक्रोज में। और फिर ये जो सुक्रोज है ये लोड हो जाएगा किसमें? कंपेनियन सेल में। इस लोडिंग को हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ द एनर्जी कंजप्शन इज एक्टिव। और एक्टिव प्रोसेस के लिए मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब आप सुक्रोज को लोड करते हैं, किसको? तो H+ आयंस जो होते हैं वो पहले बाहर जाते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट होता है और ग्रेडियंट सेट करने में एनर्जी खर्च होती है, और जब ये H+ अंदर आते हैं तो साथ में किसको लेकर आते हैं? सुक्रोज को। इसलिए आप सोचो कि अगर फ्लोएम की हम बात करें कि फ्लोएम एक फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू है, तो सुक्रोज में H+ आयन कम होंगे क्योंकि H+ आयन बाहर ज्यादा होंगे क्योंकि ग्रेडियंट सेट करना है आपको। तो H+ आयन कम कहाँ होंगे? कम कहाँ होंगे? फ्लोएम में। और ज्यादा कहाँ होंगे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम की पीएच कैसी होती है तो आप बताइए एल्केलाइन होती है, बेसिक पीएच होती है। और ये एल्केलाइन पीएच होना या बेसिक पीएच होना बच्चे नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्यू ड्रॉप्स आर रिलीज्ड और द सेपरेट फ्रॉम द फ्लोएम सैप। और फिर पूरी कहानी लिख के लास्ट में उन्होंने पूछा कि भाई बताओ ये फ्लोएम सैप कैसा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा कि फ्लोएम सैप एल्केलाइन होगा। कैसा होगा? एल्केलाइन होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो एल्केलाइन पीएच होती है फ्लोएम सैप की, क्योंकि सुक्रोज अंदर ज्यादा लोड करना पड़ेगा तो H+ आयन आप ज्यादा बाहर रखेंगे ग्रेडियंट सेट करने के लिए। बताइए कि लोडिंग होने के बाद जब ये सुक्रोज कहां आएगा? फ्लोएम की सीव सेल में। तो सीव सेल में फ्लोएम आने से इसका ओपी का लेवल क्या हो जाएगा? बिकॉज सुक्रोज इज सॉल्युबल। कल भी अपनी बात हुई थी कि सुक्रोज जो होता है वो कैसा होता है? सॉल्युबल है। सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये सॉल्यूट की तरह काम करेगा और बी सेल का ओपी बढ़ाएगा। यस और नो? बी सेल का अगर ओपी बढ़ेगा तो वाटर की डिमांड बी सेल में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो आप बताएंगे कि भाई जाइलम से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर करेंगे फ्लोएम में और सेल का टीपी हाई हो जाएगा, टीपी बढ़ जाएगा। सही है? जब बी सेल का टीपी क्या हो गया तो इसके बदले में सी सेल का टीपी तो कम है, बी सेल का टीपी क्या है? ज्यादा। तो बदले में सी सेल का टीपी क्या है? क्या है? कम है। तो बताइए कि जो फूड है वो अपने हाई टीपी टू लो टीपी मूव करेगा, मतलब सुक्रोज सॉल्यूशन जो है वो हाई टीपी टू लो टीपी इन पोर्स में से मूव करेगा। जब ये पोर्स में से साइटोप्लाज्म यहां से मूव करेगा ना बच्चे, इनको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। क्या कहेंगे? कि हाई टीपी टू लो टीपी जब ये फूड चलता है ना अपने उच्च मतलब ज्यादा टीपी से हाई टीपी से लो टीपी की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ, हाँ या ना? तो टीपी की वैल्यू टीपी की वैल्यू लो, तो हाई टीपी टू लो टीपी जब आप चल पड़े, हाँ या ना? तो आप बताएंगे कि बच्चे के जो फूड है वो सुक्रोज वाला सॉल्यूशन जब इन पोर्स में से निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। और ये जो सुक्रोज जब यहाँ आया तो इस यहाँ पर ओपी का लेवल क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि सुक्रोज आ गया तो ओपी का लेवल हाई। ओपी लेवल हाई तो आप बताइए वाटर डिमांड बढ़ेगी, और जितनी वाटर की डिमांड होगी वो कहां से लिया जाएगा? जाइलम से। और जाइलम से पानी आने की वजह से यहाँ का टीपी फिर से हाई हो जाएगा, और इस बार ये सुक्रोज वाला सॉल्यूशन यहाँ सीव पोर्स में से नेक्स्ट सेल के अंदर मूव करेगा। अल्टीमेटली हाई टीपी टू
हाई TP2, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे। आप बताइए, हमने 3 सेल के बीच में ये पड़ा है ट्रांसपोर्ट, आप 3 की जगह 30 कर दो, 30 की जगह 300, 300 की जगह 3000, प्रोसेस यही चलेगा कि फूड हर बार हाई TP2 लो TP मूव करता जाएगा। सही है बात या नहीं? और TP डेवलप करने में हेल्प कौन करेगा? जाइलम। TP डेवलप करने में हेल्प कौन करेगा? जाइलम। और फूड कंटिन्यूअस हाई TP टू लो TP मूव करेगा। सही है। अब बताइए कि अगर ये सुक्रोज, बताइए अगर सिंक तक पहुंच गया तो फ्लोएम से बाहर निकालना है, तो फ्लोएम से बाहर निकालने से पहले किस में आएगा? कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से सुक्रोज को निकाला जाएगा बाहर सिंक सेल के अंदर। मान लीजिए अब इधर हम बात कर रहे हैं सिंक की, कि ये सिंक वाला रीजन है, तो सिंक वाले रीजन में फ्लोएम से फूड को क्या करोगे? बाहर निकालोगे। जब आप फ्लोएम में फूड डालते हैं तो बोलो इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, और जब फ्लोएम से फूड निकालते हैं तो इसको कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग दो आपके पास टॉपिक हो गए। फ्लोएम लोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ द एनर्जी कंजप्शन। तो आप बताइए कि फ्लोएम अनलोडिंग इज ऑल्सो एक्टिव। फ्लोएम अनलोडिंग इज ऑल्सो एक्टिव। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फ्लोएम लोडिंग भी एक्टिव है और फ्लोएम अनलोडिंग भी एक्टिव है। समझ पा रहे हैं बात? यस और नो? अब आप बताइए कि जब सुक्रोज आ गया है सिंक सेल्स में, कहां पर? कौन आ गया है? कहां पर? तो सिंक सेल्स में सुक्रोज आने के बाद होगा क्या? आप बताइए, ये सुक्रोज या तो सेल कन्वर्ट कर लेगी सेल्यूलोज में, किसमें? अगर न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, बोलो ऐसे, तो न्यूली फॉर्म सेल्स में नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करना होता है। न्यूली फॉर्म सेल्स में नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करना होता है, और न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के लिए आपको जरूरत किसकी है? तो और सेल्यूलोज का सिंथेसिस मेम्ब्रेन करती है, लेकिन सेल्यूलोज बनाने के लिए ग्लूकोज थोड़ी ना मेम्ब्रेन बनाती है। ग्लूकोज तो फोटोसिंथेटिक सेल्स ही भेजेंगी ना, और फूड ट्रांसपोर्ट होगा किस फॉर्म में? और फिर बाद में सुक्रोज वाले ग्लूकोज से आप सेल्यूलोज बनाकर नई सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। या फिर आप बताइए कि जो सुक्रोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। अगर उसे किसी को नई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करना, तो बताइए वो इस फूड को स्टोर करने की कोशिश करेगा, और प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ, तो बताइए यही फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सुक्रोज है ना, ये वाला, ये सुक्रोज आगे प्लांट में काम आएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में। किस में काम आएगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में। याद करिए, हमारी पहले भी बात हुई थी जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहा था कि सुक्रोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस which converted into glucose and fructose, glucose and 2 monosaccharides by the activity of invertase enzyme, and now glucose and fructose both are phosphorylated to convert into the glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate, and the subsequent steps of the glucose and fructose are same. याद है या नहीं है? yes or no? वही बात चल रही है कि भाई सुक्रोज जो है वो आगे काम आ रहा है किसमें? रेस्पिरेशन में। किसमें? हाँ, तो सिंक में आने के बाद सुक्रोज का जो फूड है, फूड की जो फॉर्म है, वो कई जगह पे काम आ सकती है। लेकिन आप ये सोचो कि जब सुक्रोज से सेल्यूलोज बनेगा, सुक्रोज से जब स्टार्च बनेगा, सुक्रोज या रेस्पिरेशन में काम आएगा, तो यहाँ पर सुक्रोज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सेल का ओपी, तो जितना पानी सुक्रोज के साथ होगा बच्चे एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा पानी जाइलम में आ जाएगा, और यहाँ से पानी फिर से जाइलम से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल केस। बोलो जब कंडीशंस स्प्रिंग की होती हैं या एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं, तो लीफ की मीजोफिल सेल्स सोर्स की तरह काम करती हैं, और रूट्स जो होती हैं वो सिंक की तरह, स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंक की तरह। लेकिन आप ये भी सोचो कि एडवर्स कंडीशंस में जो सिंक है वही सोर्स का भी काम कर सकता है। एडवर्स कंडीशंस में जो सिंक है वो किसका काम करेगा? जो सिंक है वो किसका काम करेगा? तो बताइए, सोर्स और सिंक के बीच का रिलेशनशिप इंटर कन्वर्टेबल होता है, इसलिए हम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को बाई डायरेक्शनल बताते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब यही एडवर्स कंडीशंस में जो सिंक वाला रीजन है ना, ये सोर्स हो जाएगा। यहां से फूड की लोडिंग शुरू हो जाएगी, यहां से और ऊपर से। अभी क्या हो रहा है? ऊपर से, इधर से। अब फिर एडवर्स कंडीशन में यहां से और यहां से। लेकिन ध्यान रहे, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, सोर्स टू सिंक एंड इंटर कन्वर्टेबल मींस सिंक टू सोर्स आल्सो। यस और नो? लेकिन याद रहे, एक बार में एक ही तरफ जाएगा फूड। अगर बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ एक साथ ही आ जा रहा है ना? बताओ, फूड या तो सोर्स से और या फिर सिंक से सोर्स की तरफ जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। तो जाएगा किसी एक ही डायरेक्शन में, या तो
या फिर दोनों तरफ एक साथ नहीं, हाँ दोनों तरफ जा सकता है लेकिन एक टाइम में किसी एक डायरेक्शन में। क्लियर है बात या नहीं? फिर बच्चा कहता है सर आपने बी सेल में जब फ्लोएम लोडिंग करवाई ना यहां पर, तो यहां पर सेल का ओपी बढ़ गया, ओपी बढ़ गया तो जाइलम से पानी आ गया, पानी आ गया तो सेल का टीपी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, समझ आ गया हमें। और बी से आप फूड को सी में ले आए, लेकिन ये बताओ कि क्या बी से फूड ए में नहीं जा सकता? बच्चे का अगला क्वेश्चन होता है कि बी से फूड ए में नहीं जा सकता क्या? ऊपर भी तो टीपी कम होगा। बोलो जा सकता और जाता भी है। आप सोचो बैलून होता है ना, बैलून गुब्बारा, उसको पानी से भर लो, पूरा भर लिया, उसमें एक साइड में छेद कर दो छोटा सा सुई से, तो पानी निकलेगा बाहर, धार निकलेगी लंबी। स्टार्टिंग में बैलून में पानी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो ये पानी की धार दूर जाके गिरेगी। लेकिन जैसे जैसे इसमें पानी का लेवल बैलून पर है कम, ये भी नजदीक गिर रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। अब आप सोचो बैलून दोनों तरफ छेद कर दो, दोनों तरफ छेद कर दो, पानी इधर भी निकलेगा, और तो वही तो है, बी सेल बैलून ही तो है। जब इसमें टर्गर प्रेशर डेवलप होगा तो ए में भी जाएगा, सी में भी जाएगा। बच्चा कहता सी में क्यों जाएगा? बोलो जाएगा, पूछो क्यों, कारण बताते हैं। प्लांट होता है ना, प्लांट, जैसे मान लो ये प्लांट है, ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इस पर कौन है, और ये इसका बोलो एपिकल मेरिस्टेम है। बोलो ऐसे बताइए, एपिकल मेरिस्टेम्स में या मेरिस्टेम्स में? या तो एपिकल मेरिस्टेम बोलो या मेरिस्टेम बोलो, बोलो ऐसे। मेरिस्टेम में नहीं होता है सिंथेसिस फूड का, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लास्टिड्स होते ही नहीं, प्लास्टिड्स होते ही नहीं है। प्लास्टिड्स की प्री मैच्योर फॉर्म प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, मैच्योर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बोलो मैच्योर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते? तो इसका मतलब वो फूड सिंथेसिस कर ही नहीं सकते मेरिस्टेम। और मजे की बात यह है कि प्लांट बॉडी की हाईली एक्टिव सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, प्लांट बॉडी की हाईली एक्टिव सेल्स। तो बताइए लीफ से फूड बनेगा ना जब, तो इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। इसका मतलब फूड के लिए सिंक एपिकल मेरिस्टेम भी हैं और रूट्स भी, और नॉन ग्रीन पार्ट्स भी। तो नॉन ग्रीन पार्ट तो है ही सिंक, नॉन ग्रीन पार्ट तो बोलो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं, वो भी सिंक होते हैं बच्चे फूड के लिए। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़े आगे, कुछ पूछेंगे या सब ऊपर से गया है? बेटा जब सुक्रोज था तो सुक्रोज सॉल्यूबल था, है ना? अब सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सॉल्यूबल है क्या? नहीं। स्टार्च सॉल्यूबल है क्या? नहीं है ना। या सुक्रोज मैंने यूज कर दिया रेस्पिरेशन में, तो सुक्रोज कम हो गया, बढ़ गया? हाँ, तभी तो मैंने इस कलर से बनाया है इसको। इनिशियली तो पानी आया था सुक्रोज के साथ, लेकिन जैसे सुक्रोज कंज्यूम हो गया तो सुक्रोज का लेवल कम, तो पानी भी कम, और एक्स्ट्रा वाटर जो है बच्चे इधर उधर के रिक्वायर्ड सेल्स में चला जाएगा। और मेनली अगर रूट वाली तरफ देखो तो पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो जैलम वाले हिस्से में होती है, पानी ऊपर चढ़ रहा है। कोई प्रॉब्लम? पीएच चेंज होगी, लेकिन उतनी थोड़ी होगी। आप सोचो अगर यहां से आपने 100 ग्राम फूड भेजा, कितना, क्या यहां भी 100 ही पहुंचेगा? क्या रास्ते की सेल्स लिविंग नहीं है? क्या उनको फूड की जरूरत नहीं है? तो बस फिर आगे सेम अमाउंट ऑफ फूड थोड़ी ट्रांसपोर्ट होती है। हाँ कुछ चेंज होगा, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल पीएच ऑफ द फ्लोएम एल्कलाइन, क्योंकि सुक्रोज का लेवल फ्लोएम में क्या रहता है? हाई, क्योंकि कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट होना है फूड को वहां से। और बोलो बस। अगली बात सुनो, सुनोगे? बताइए फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से ही होता है, बोलो ऐसे। इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं हम, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है गर्डलिंग। आप बताइए ये किसी प्लांट का रूट सिस्टम है और ये किसी प्लांट का शूट सिस्टम, ठीक है? रूट और शूट सिस्टम की बात करो तो प्लांट का जो एक्सिस है बोलो इसमें होता है जाइलम, क्या प्रेजेंट है? ये जाइलम है सेंटर में, ठीक है? और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम होता है। जाइलम के ये येलो कलर में जो बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं? फ्लोएम। इधर भी है और इधर भी। इधर क्या दो साइड में दिखा रहा हूं क्योंकि 2D पे है डायग्राम। 3D पे बनाओगे तो फ्लोएम को जाइलम के चारों तरफ ही बताओगे आप,
सही है। तो ये जो येलो कलर में बोलो ये तो फ्लोएम है, और बीच में जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो जाइलम है। यहाँ पर बताओ एक ग्रीन कलर की लीफ है, क्या है ये? लीफ है। और लीफ में क्या चल रहा है? और फोटोसिंथेसिस से बोलो फूड बनकर पहुंच रहा है कहां पर? फोटोसिंथेसिस से फूड बनकर पहुंच रहा है कहां पर? फ्लोएम में, और फ्लोएम से ये फूड जा रहा है नीचे की तरफ। सही है। वहीं आप बताओगे सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और एब्जॉर्ब होके अंदर आ रहे हैं, और यहाँ से जाइलम के थ्रू जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जा रहे हैं किसके पास? लीफ के पास, और फोटोसिंथेसिस में काम आ रहे हैं। तो जाइलम ऊपर पानी लेकर जा रहा है और फ्लोएम नीचे फूड लेकर आ रहा है। जब बताइए हम स्टेम का टीएस पढ़ें, ये बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलेंगे हम? तो बोलो जब हम स्टेम का टीएस पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? तो जैसे हमने रूट का टीएस पढ़ा था ना, ये तो लास्ट लेक्चर शुरू किया था यहाँ से मैंने, है ना? स्टेम के टीएस वाला डायग्राम इसमें नहीं है। तो स्टेम का टीएस पढ़ा था ना हमने, स्टेम का टीएस नहीं, रूट का टीएस तो पढ़ा था, लेकिन अभी किसका पढ़ रहे हैं? स्टेम का। हमने पढ़ा किसका था? रूट का। और अभी हम किसकी बात करेंगे? तो बताइए कि एपिडर्मिस से अंदर की तरफ चलो आप, बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, ऐसे, है ना? तो हाइपोडर्मिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेम पढ़ा रहा हूँ, रूट के केस में हाइपोडर्मिस नहीं होती, है ना? तो आप क्या करोगे, जैसे अपने पास एक लंबा स्टेम में ही हूँ, ठीक है, ये स्टेम में, यहाँ पे ना इसको क्या करो, एक कड़ा बांध दो इसके, लेकिन ध्यान रहे कि टाइम के साथ साथ टाइट करते जाना है इसको, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ और टाइट करते जाओ। बोलो जैसे जैसे रगड़ते जा रहे हैं तो सबसे पहले एपिडर्मिस की लेयर खत्म, फिर 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 देन जाइलम नहीं फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद जैसे जाइलम आए तो रुक जाओ। इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे ये स्टेम था ना मोटाई में, इस एक पर्टिकुलर रीजन में आपने क्या किया, इसको यूं, यहां पर सारे टिश्यू दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया पे, बोलो एक, सिर्फ आपने जाइलम छोड़ा, बाकी बाहर का सारा टिश्यू डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ क्या छोड़ा, एक, और बाकी बाहर का सारा टिश्यू क्या कर दिया। ये 3D पे सोचोगे तो ये डायग्राम यूं होगा, तो पूरा गोल स्टेम है, यहाँ सारे टिश्यू, यहाँ सारे टिश्यू, लेकिन इस जगह पे आपने सिर्फ जाइलम को छोड़ा, जाइलम के बाहर का पूरा टिश्यू क्या कर दिया। आप बताइए जाइलम से ठीक बाहर का जितना भी टिश्यू होता है ना, ये इसको बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम से बाहर बाहर का जो टिश्यू है ना, ये, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी कहती है कि बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म। जब आप पढ़ोगे ना एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि बार्क इज नॉन टेक्निकल। क्यों नॉन टेक्निकल? क्योंकि ये मल्टीपल टिश्यूज का एक साथ नाम है। भाई जाइलम से बाहर क्या सिर्फ एक ही टिश्यू होता है? बोलो बहुत सारे टिश्यू होते हैं, कुछ लिविंग कुछ नॉन लिविंग, सबको मिलाकर क्या बोल दिया गया। तो एनसीईआरटी लिखती है कि बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आपने पूरी बार्क हटा दी, इसका मतलब जाइलम का कनेक्शन तो बना हुआ है, लेकिन फ्लोएम का कनेक्शन हट गया, बाहर के टिश्यूज हट गए, हाँ या ना? अब सोचो अगर बच्चे आपने यहां से फ्लोएम के कनेक्शन को तो क्या कर दिया, हटा दिया, लेकिन जाइलम के कनेक्शन को बना रहने दिया इस पर्टिकुलर जगह पे, ये है ना एरिया। सही है। तो किसका कनेक्शन खत्म कर दिया आपने? फ्लोएम का, लेकिन जाइलम का कनेक्शन तो एज इट इज बना हुआ है ना, यस और नो? तो बोलो फ्लोएम से फूड आएगा, बोलो ऐसे, फ्लोएम से फूड आएगा, और इस हिस्से में नीचे यहां पर आकर फ्लोएम जो है बच्चे, वो फूड को यहां क्या कर देगा, डिपोजिट। इस हिस्से में फूड का बोलो डिपोजिशन हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद ये जो हिस्सा है ना प्लांट का, ये वाला हिस्सा, ये फूल जाएगा, फूल जाएगा ना? बोलो जब इस फूले हुए हिस्से की हम क्या करेंगे, स्टडी, तो पता चलेगा कि यहां क्या इकट्ठा हो गया है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया, इसका मतलब फ्लोएम का कनेक्शन टूट गया, जाइलम का बना हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर फोटोसिंथेसिस तो क्यों चल रहा है, क्योंकि जाइलम का कनेक्शन तो टूटा ही नहीं ना, तो जाइलम को वाटर और मिनरल तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन रूट को फूड नहीं मिल रहा।
तो बताओ पहले रूट सिस्टम मरेगा या पहले स्टेम मरेगा? रूट सिस्टम या शूट सिस्टम? पहले किसकी डेथ होगी? हैं? रूट सिस्टम की डेथ पहले हो जाएगी, और फिर उसके बाद, क्योंकि ये थोड़ी देर में तो मतलब जो स्टोर फूड है उसका यूज करेगा, इसके पास कार्बोहाइड्रेट स्टोर था उसको यूज करेगा, फिर हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट यूज करती है सेल, फिर देन प्रोटीन यूज करती है सेल, है ना? तो जो इसके पास प्रेजेंट था वो तो ये यूज करता गया, लेकिन इसके पास नया फूड नहीं आ रहा। तो जब इसके पास नया फूड नहीं आएगा तो भूखमरी से रूट की क्या हो जाएगी, और जब रूट मर जाएगी थोड़े बाद टाइम बाद शूट भी मर जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम से होता है, और दूसरा ये भी होता है कि एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में होता है, वरना रूट पहले कैसे मरती? एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से बढ़े आगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 192 सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग, है ना? ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग, सही है। ये पूरी कहानी इसने यही लिखी पैराग्राफ में, लेकिन सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा कि फूड ट्रांसपोर्ट इन वन डायरेक्शन। बच्चा इस लाइन को लेकर डाउट रखता है और काउंटर पे घूमता रहता है। वो कहता है सर फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट तो बाई डायरेक्शनल होता है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट तो, और यहां लिखा है इन वन डायरेक्शन, इन अरित्रा। एनसीईआरटी कहां है? और स्टडी पैकेज भी नहीं लाया आज, तो तू लेके बैठा होता है। जो एनसीईआरटी तू लाता ही नहीं क्लास में, एनसीईआरटी तो लाता ही नहीं है तू, क्या लाता है? और दूसरा मटेरियल वो भी नहीं लाया आज। ऐसे भूलेगा तो फिर मेडिकल कॉलेज वाले भूल जाएंगे ना बेटा। किताबें ही नहीं है, हथियार हाथ में नहीं है, लड़ने पहुंच गए, कैसे लड़ेंगे? है ना? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? मैं तो प्रमोटर हूं आपको कि भाई जो आपकी किताबें आपको समझाता है। नहीं समझ रहे? एग्जाम देने मैंने जाना है आपने, तो बिना किताब के नहीं आना होता क्लास में। पड़ोसी के साथ देख ले, तो इसको भी नहीं देख रहा। समझना? वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लीफ टू रूट्स, ऐसे लिख रही है एनसीईआरटी। तो वन डायरेक्शन लिखने का मतलब यह है कि भाई होता बाई डायरेक्शनल है, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं होता। ठीक है? यहां पर कुछ बातें और बताता हूं, उनको सुनिएगा ध्यान से, आपके काम की हैं। एक तो आप याद करिए कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट ये एनसीईआरटी का ही है, आपको याद करना है इसको। ठीक है? पेज नंबर 185 है, ट्रांसलेशन के ठीक ऊपर पैराग्राफ खत्म हो रहा है, लास्ट लाइन है 185। क्या बोल दिया मैंने? 187 ट्रांसपिरेशन हेडिंग शुरू हो रही है, इसके ठीक ऊपर की लास्ट लाइन है। ट्रांसपिरेशन हेडिंग शुरू हो रही है ना, इसके ऊपर पैराग्राफ खत्म हो रहा है, लास्ट लाइन में कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट की बात है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट करा जाता है ट्रांसपिरेशन का पता लगाने के लिए कि लीफ के या प्लांट के किन हिस्सों से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जैसे आप सोचो कोबाल्ट क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, बोलो ऐसे, लाइट पिंक कलर देता है, मतलब वाटर वेपर के साथ कैसा कलर देता है? वेपर के साथ लाइट पिंक। आप क्या करो, हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन है, और एक प्लांट है डाइकोट, उसकी लीफ है ये मेरा हाथ, जो डाइकोट लीफ अर्थ के पैरेलल होती है, और मोनोकोट लीफ अर्थ के परपेंडिकुलर। सही है? 4 वाइट पेज है हमारे पास, उसको हमने कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप किया, बाहर निकाला, इस डाइकोट लीफ के ऊपर एक पेज लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, ऐसे इस लीफ के इधर लगा दिया, एक पेज इधर लगा दिया, दोनों साइड लगा दिया पेज, कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन वाले पेपर, और इधर भी 2 पेपर। अब ये प्लांट से लीफ तोड़ी नहीं है मैंने, पूरा दिन ये प्लांट हमने एक्सपोज करवाई लाइट में। शाम को जब आप डाइकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस से पेज हटाएंगे यूं, तो आपको पिंक कलर का दिखेगा, बोलो ट्रांसपिरेशन हुआ है। और जब नीचे वाले को उतार के देखोगे तो बोलो वो तो ज्यादा ही पिंक दिखेगा, इसका मतलब नीचे ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ है। तो बताइए, इससे पता चलता है कि डाइकोट की जो लोअर सरफेस होती है वो ट्रांसपिरेशन, और मोनोकोट में दोनों तरफ कलर एक जैसे आएगा लगभग, तो हम कहेंगे दोनों सरफेस एक जैसा ट्रांसपिरेशन करती हैं, है ना? एक तो ये बात ध्यान रखो। इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट याद करो आप बच्चे, पोरोमीटर। पोरोमीटर ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है पोरोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं, स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा का डायामीटर मेजर करते हैं, स्टोमेटल डायामीटर मेजर करते हैं। किससे? एक याद करो, पोटोमीटर। क्या याद करोगे? पोटोमीटर। और पोटोमीटर से बोलो ट्रांसपिरेशन रेट पता करते हैं।
क्या रेट पता करते हैं? और एक पढ़ो मैनोमीटर, क्या पढ़ोगे? और मोनोमीटर से बोलो रूट प्रेशर मेजर करते हैं। तो पूछेंगे भाई रूट प्रेशर किससे मेजर करते हैं? ट्रांसपिरेशन रेट, स्टोमेटा का डायमीटर, और ट्रांसपिरेशन कौन से प्लांट्स पार्ट ज्यादा करते हैं? कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, हाँ या ना? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेटमेंट आती है कि भाई वाटर एब्जॉर्प्शन रेट, बोलो, बाय प्लांट्स मेजर्ड बाय, चारों ऑप्शन यही हैं, फोटोमीटर, पोरोमीटर, मैनोमीटर। वाटर एब्जॉर्प्शन रेट किससे पता लगाओगे? हैं? हैं? टो या पोरो? फोटोमीटर। आंसर क्या जाएगा? पूछो क्यों? वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। याद करो, जितना ट्रांसपिरेशन होगा प्लांट उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। ये प्लांट वाटर रिलेशन में भी समझाई थी मैंने बात, और कल जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात चल रही थी तब भी, हाँ या ना? अच्छे से बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की? और सुन लीजिए, ठीक है। एक ना सीक्वेंस याद करनी है आपको ओपी के बेसिस पर। बताइए, एक प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट, एक प्लांट होते हैं कैसे? हेलोफाइट, ठीक है। एक होते हैं बोलो जीरोफाइट, एक होते हैं बोलो मीजोफाइट, और एक होते हैं बोलो हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट उनको कहते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, मीजोफाइट उनको कहते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं लेकिन पानी प्रॉपर होता है इनके पास, इनके लीफ का साइज बड़ा होता है। और जीरोफाइट उनको कहते हैं जो कम पानी वाली सॉइल में ग्रो करते हैं, इनके लीव्स का साइज छोटा होता है या स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाता है। और हेलोफाइट्स होते हैं जो सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप बताइए हाइड्रोफाइट्स का बोलिए ओपी सबसे कम होता है। ओपी की अगर सीक्वेंस देखी जाए ना, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बताइए हाइड्रोफाइट्स का ओपी सबसे, क्यों? क्योंकि इनके पास पानी खूब होता है। सही है। आप बताइए मीजोफाइट के पास जो पानी है वो हाइड्रोफाइट से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब इनका ओपी ज्यादा है। पानी कम है तो ओपी। और बताओ जीरोफाइट के पास तो मीजोफाइट से भी कम पानी है, तो इसका मतलब जीरोफाइट में तो ओपी की वैल्यू और भी ज्यादा हो गई, हाँ या ना? और हेलोफाइट्स में ओपी की वैल्यू सबसे, क्यों? क्योंकि इनके पास पानी सबसे, गलत बात, आज के बाद मत बोल देना। सबसे कम पानी जो है वो किसके पास है? हेलोफाइट्स के पास पानी बहुत सारा है। मैंग्रोव्स, समुद्र के किनारे जो ग्रो करते हैं, बोलो पानी तो बहुत सारा है, बोलो ऐसे, लेकिन सॉल्यूट तो पानी से भी ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि ओपी सबसे ज्यादा है। सॉल्यूट तो पानी से भी ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि ओपी सबसे ज्यादा है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, रहेगा याद, हाँ या ना? चलिए ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। हर लाइन वर्ड आपके एनसीईआरटी की कवर्ड है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, आपका सिलेबस कंप्लीट है। बढ़े आगे? हाँ बेटा। कंपेनियन सेल से फ्लोएम में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये कंपेनियन सेल ही कंट्रोल करती हैं। रीजन उसका ये है कि जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, इसकी सीव ट्यूब ए न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो सीव ट्यूब्स के जो फंक्शन है वो हमेशा कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं, और जिम्नोस्पर्म में वो फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स। हाँ, बढ़े भी आगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना ये। आज शुरू करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। करें शुरू? बच्चों सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मिनरल्स कहते किसको हैं? मिनरल्स बेटा लाइन पढ़ना पूरी। वाटर इज ट्रांजिएंट इन, मैंने कहा क्या था? मैंने कहा था प्लांट जो होते हैं वो 100% अगर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में लगभग 1-2% ही यूज होता है।
इसका मतलब 90 to 99% पानी तो है जो, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी है वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है उसके लिए। बढ़े आगे भाई, आप बच्चे काउंटर पे पूछिएगा मुझसे क्वेश्चन, तो आप मेरे से काउंटर पे पूछिएगा ना, मिलता हूँ ना मैं काउंटर पे, रोज बैठता हूँ ना, सुबह शाम को आधा घंटा हमेशा बैठा रहता हूँ, बच्चा कोई आए चाहे ना आए, मैं वेट करके जाता हूँ पूरा प्रॉपर, है ना। मॉर्निंग में बैठता हूँ बच्चे 10 से 10:30 और शाम को मैं बैठता हूँ 5 से 5:30, ये प्रॉपर टाइम रोज है मेरा, कभी भी आप चेक करिए, बैठूंगा ही मैं, ठीक है, 1-2 क्लास में जब भी होता हूँ। तो आप काउंटर पे लेके आइए सारी बातें, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत सारे हैं पीछे बच्चे, सही है बात या नहीं? तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे काउंटर पे डिस्कस कर सकते हैं, क्लासरूम में मैं आपकी पूरी की पूरी थ्योरी आपको कवर करवा देता हूँ। बढ़ूं आगे, ठीक है। तो टॉपिक अभी जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मिनरल। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मिनरल कहते किसको हैं? अच्छा पता ही नहीं है? मिनरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, शाबाश। और फंक्शन और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में काम करते हैं, वेरी गुड। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फंक्शन और डेवलपमेंट में काम करते हैं, अच्छा मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी लिए निकल गई, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और सॉइल में मिलते हैं, और बेटा अच्छा डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं, और ये सब बातें वो बोले जा रहे हैं जो इन्होंने पढ़ी किताबों से, नहीं रटे रटाए शब्द, क्योंकि मिनरल हमेशा डेफिशिएंट हो ये जरूरी थोड़ी है, नहीं। मेटाबॉलिज्म में सिर्फ मिनरल ही काम करते हैं, एंजाइम या हार्मोन्स तो काम ही नहीं आते, करते हैं। ग्रोथ सिर्फ मिनरल से हो रही है, और तो कोई है ही नहीं चीज जो मिनरल ग्रोथ करवा रही हो, है ना। सॉइल में मिनरल ही होते हैं, पानी थोड़ी होता है सॉइल में, है ना। और जो इनऑर्गेनिक है वो मिनरल है, CO2 भी इनऑर्गेनिक है, वाटर भी इनऑर्गेनिक है, तो मिनरल हो गए। चैप्टर का नाम क्या है? जब तक हमें मिनरल का पता होगा तो बाई चैप्टर पढ़ोगे क्या? है हाँ हाँ, वो होता क्या है कि चैप्टर जब शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, बच्चों 17 टाइप के मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें 14 मिनरल याद करने हैं, है ना। ये 14 एनसीईआरटी ने दिए हैं, उनमें से 13 एनसीईआरटी ने लिखे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, और एक जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, निकल। सब पढ़ता है बच्चा, पूरा ऐसे तोते की तरह रटता है, और लास्ट में पूछा जाता है कि पूरे चैप्टर का नाम क्या है, तो बताओ मिनरल क्या होता है, तो हंस के दिखा देता है। तो भाई किताबी कीड़े नहीं बनना है अपने को, हाँ किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन वो दिमाग में रहे तो ज्यादा बढ़िया है, किताबों से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है, ध्यान रखें ये बात। सबसे पहले बताओ मिनरल है क्या, किसको कहते हैं मिनरल? बोलो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जिसने बोला था उसने सही बोला था, लेकिन पूरा मिनरल के बारे में नहीं था, क्योंकि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो कोई भी हो सकता है। विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ये भी ठीक है कि मिनरल सॉइल में होते हैं, लेकिन ये भी बात मिनरल को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि सॉइल के अलावा मिनरल में पानी भी तो होता है, सॉइल के अंदर मिनरल के अलावा पानी भी तो होता है ना। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस, जो आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा वो मिनरल होगा। और जितने मिनरल पढ़ते हो, चाहे नाइट्रोजन पढ़ लो, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, जो आपका मन करे, हमेशा आयनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है प्लांट। वाटर भी हालांकि सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आयनिक फॉर्म में नहीं, H2O के फॉर्म में, इसलिए उसको मिनरल नहीं कहते, हाँ या ना। और याद रखे जो कुछ सॉइल में होता है, बोलो ऐसे, वही जाता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट सॉइल से वो सब एब्जॉर्ब करता है, जो कुछ भी सॉइल में प्रेजेंट है वो सब प्लांट में होगा, और प्लांट को जब एनिमल्स खाते हैं तो सब एनिमल्स में भी मिलेगा। आप बताइए कि ये जो न्यूट्रिएंशन साइकिल कहते हैं इसको, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये न्यूट्रिएंट साइकिल हमें पढ़ने को मिलता है इकोलॉजी में, जब आप पढ़ते हो ना वो NPP, GPP पढ़ते हो ना, तो न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, तो उस टाइम पे बताओ आप कि भाई सॉइल से न्यूट्रिशन प्लांट लेते हैं, प्लांट से एनिमल्स, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एक्सपेरिमेंटली लिखा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। चैप्टर शुरू करते हो तो एनसीईआरटी कहते हैं कि पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक जमीन का टुकड़ा, अर्थ क्रस्ट,
उस जमीन में ग्रो करने वाला प्लांट का एक पार्ट, वेजिटेबल पीस, एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया वेजिटेबल पीस का, और उन प्लांट्स को खाने वाला एक एनिमल, एनिमल के लिवर का पीस। तो अर्थ क्रस्ट, वेजिटेबल पीस, लिवर पीस, तो ये एनिमल का, ये प्लांट का और ये अर्थ। तो बोलो जब हमने तीनों का क्या किया, एनालिसिस, तो जो एलिमेंट सॉइल में थे वही किस में थे, और जो प्लांट में थे वही किस में थे। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी सॉइल में होता है वो सब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। और अभी तक आप बताइए कि हमें प्लांट्स में 100 से ज्यादा टाइप के मिनरल्स मिले हैं, बोलो ऐसे। लेकिन हमारा चैप्टर उन 100 मिनरल्स पर बेस्ड है ही नहीं। बोलो प्लांट में मिनरल खूब सारे, बोलो ऐसे, लेकिन प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए सारे मिनरल एसेंशियल हों ये जरूरी। तो बताइए हमारा चैप्टर उन सभी मिनरल्स में से सिर्फ एसेंशियल मिनरल्स पर बेस्ड है। तो डिफरेंट प्लांट्स में हमें मोर देन 100 टाइप ऑफ मिनरल्स प्लांट्स में अभी तक हमने डिस्कवर कर लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन हमारा चैप्टर उन सभी मिनरल्स की बजाय केवल उन्हीं मिनरल्स पर बेस्ड है जो प्लांट के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल। बोलो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसमें से बताइए 17 एलिमेंट्स हैं ये, बोलो ऐसे। लेकिन CHO ये नॉन मिनरल हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन तो आते हैं CO2 गैस की फॉर्म में और हाइड्रोजन आता है वाटर की फॉर्म में, सही है? तो आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब, इसलिए CHO एसेंशियल एलिमेंट है, मिनरल नहीं। मिनरल होने के लिए आयनिक होना, और वो नाइट्रोजन से लेकर निकल तक है। आप टोटल काउंट करोगे 17 है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, और ये 14 एलिमेंट नहीं है, मिनरल है। एलिमेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये प्रॉपर मिनरल है। आयन की फॉर्म में क्या होंगे? यहां याद रखिएगा एनसीईआरटी ने हमें निकल नहीं पढ़ाया है, तो एनसीईआरटी ने हमें सिर्फ 13 मिनरल पढ़ाए हैं एसेंशियल। कितने? तो इस चैप्टर में हमें पूरा इन 13 मिनरल्स पर ही फोकस रखना है। वैसे पढ़ने 14 होते हैं मिनरल एसेंशियल, ठीक है? हाँ या ना? फिर आप बताइए सर आपको कैसे पता चला कि प्लांट 100 से ज्यादा टाइप के मिनरल्स होते हैं? बच्चे का अगला क्वेश्चन यही तो होता है, तो आपको कैसे पता कि प्लांट्स में 100 से ज्यादा टाइप के मिनरल्स होते हैं? बोलो पता है? पूछो कैसे? बोलो प्लांट ऐश एनालिसिस से। पूछो हाउ। मान लो अपने पास कोई छोटा प्लांट है ग्रोइंग, या फिर बोलो ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। क्या बोलो? या तो बोलो कोई स्मॉल प्लांट है, बोलो कोई, या फिर बोलो ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट है। या तो प्लांट है या फिर ग्रोइंग प्लांट ऑफ पार्ट है, पार्ट ऑफ प्लांट है। इसको क्या करिए, गर्म करिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बोलिए इसमें जो पानी है ना, पानी वो यहां से वेपराइज हो जाएगा, बोलो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, सही है? तो सिर्फ बचेगा क्या? बोलो ड्राई वेट बचेगा। क्या बचेगा? फिर आप बताइए इस ड्राई वेट को फिर से गर्म करिए आप लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पर, है ना? तो बताइए इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना, क्या होंगे? वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, बोलो गैस की फॉर्म में। तो बचेगा सिर्फ क्या? बोलो प्लांट ऐश, बोलो राख बचेगी। और इस राख का हम क्या कर लेंगे? बोलो एनालिसिस इन लेबोरेटरी, हाँ या ना? और जब ऑर्गेनिक सब उड़ ही गए तो बचेगा सिर्फ क्या? इनऑर्गेनिक। तो बताइए स्मॉल प्लांट या ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट जो है ना, इसको तो हम प्लांट के लिए कहेंगे फ्रेश वेट। क्या कहेंगे? बोलो फ्रेश वेट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, बोलो इनऑर्गेनिक मैटर होता है,
और वाटर होता है। वाटर जब वेपराइज हो गया तो ड्राई वेट बचा। बोलो ड्राई वेट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ऑर्गेनिक है और पानी नहीं है, इसलिए ड्राई वेट कहते हैं। याद है प्लांट वाटर रिलेशन? तो हमने कहा था हर्बेसियस प्लांट में 10 to 15 ड्राई वेट होता है, 10 to 15% ड्राई वेट होता है ऑफ टोटल फ्रेश वेट। इसका मतलब 10 to 15% अगर ड्राई वेट है तो 85 से 90% पानी है, हाँ या ना? और बोलो जब ऑर्गेनिक मैटर निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या? और प्लांट ऐश का मतलब है सिर्फ क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर है। क्या है? तो बोलो अकेले इनऑर्गेनिक मैटर को बोलोगे राख, ऐश। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बोलोगे ड्राई वेट। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वाटर को बोलोगे फ्रेश वेट। और अगर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की बात हो, सिर्फ तो बायोमास। बायोमास और इकोलॉजी पूरी बायोमास 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 लिखती है, तो मतलब ऑर्गेनिक बेस पे है सारा टॉपिक, है ना? ध्यान रखेंगे ये बात। अबे जिंदा हो, फील करवाओ थोड़ा सा कि वी आर लिविंग। एनर्जेटिक रहना है बच्चे, क्लास में बिल्कुल सीधे बैठना है, एनर्जी के साथ पढ़ना है। कोई बात समझ नहीं आती है तो बेझिझक पूछना है। बढ़े आगे। तो ये है प्लांट ऐश एनालिसिस। आपने लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस कर लिया इसका, लेबोरेटरी में एनालिसिस कर लिया इसका, यस और नो? तो आपको पता चल गया कि प्लांट में इतने मिनरल ये प्रेजेंट हैं। एक बात। दूसरा, याद रखो मैंने ऐसा एनालिसिस के लिए स्मॉल प्लांट ग्रो मतलब जलाया, स्मॉल प्लांट। ये आपने सीड को मिट्टी में लगाया, मिट्टी में सीड जर्मिनेट होकर छोटा सा प्लांट बना, और आपने उस छोटे से प्लांट को जला दिया, छोटे से प्लांट को, और ऐश बना के एनालिसिस कर लिया। लेकिन सोचो आपके पास बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का, पीपल का, आम का, नीम का, तो भाई ऐश एनालिसिस के लिए पूरा पेड़ को जलाना है? तो नीचे लिखिए ना मैंने एक बात, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप बहुत बड़े ट्री का सिर्फ एक छोटा सा ग्रोइंग पार्ट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग पार्ट में वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। और ऐसी बात हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ी थी कि प्लांट पार्ट जो कि सेंट हो जाते हैं, वहां से मिनरल्स और एलिमेंट्स निकलकर रीट्रांसलोकेट हो जाते हैं ग्रोइंग पार्ट्स की ओर। इसका मतलब ग्रोइंग पार्ट्स में वो सारे एलिमेंट मिलेंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है? क्या है? तो बताइए, आपने इस प्लांट का जब एनालिसिस किया ना, तो आपको पता चला कि इस प्लांट में, जैसा एग्जांपल हम लेते हैं सभी क्लासेस में वैसा ही ले रहा हूं आपके लिए भी, पता चला कि इस प्लांट में 26 एलिमेंट हैं, 26, ए से लेकर जेड तक। कितने हैं? 26 एलिमेंट्स हैं, 26 एलिमेंट्स हैं ए से लेकर। बच्चे को पता करना है कि भाई कौन सा एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल, कौन सा एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल। बोलो कैसे पता चलेगा? बोलो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ, उनमें से एक मेथड हमें एनसीईआरटी ने पढ़ाया, हम उसी की बात करेंगे, और उस मेथड का नाम है, बोलो हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलेंगे? बोलो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लिक्विड कल्चर मीडियम विदाउट सॉइल इज नॉन एज हाइड्रोपोनिक्स। मतलब मिट्टी के बिना आप प्लांट को सीधा पानी में ही ग्रो करवा रहे हो। इसका बढ़िया एग्जांपल आपकी नॉर्मल लाइफ का मनी प्लांट। कांच की बोतल में पानी भर के उसके अंदर आप ग्रो करवाते हो ना, घरों में देखते हो, तो मनी प्लांट जो पानी में ग्रो कर रहा है वो किसका एग्जांपल हो गया? हाइड्रोपोनिक्स का। सही है बात या नहीं? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया बच्चे? ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इन लिक्विड कल्चर मीडियम। बच्चा कहता है इससे कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट एसेंशियल और कौन सा एसेंशियल? देखो आइए पता लगाते हैं, अपने लगाएं। ऐसे मान लो कि भाई अपने पास ना ये एक बीकर है, ठीक है? इस बीकर में ना प्योर वाटर है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब वाटर के अलावा कुछ नहीं है, प्योर वाटर है, ठीक है? इस सिस्टम को बोलो पूरा पैक कर दिया हमने, सिस्टम को क्या कर दिया है? और इस बात का ख्याल रखा है कि सिस्टम बाहर
के एनवायरनमेंट से इसके अंदर के एनवायरनमेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सही है। फिर इसमें ग्रोथ करवाई हमने किसको? प्लांट को। प्योर वाटर था ना ये, तो प्योर वाटर था, तो यहां ग्रोथ किसको करवाई? ये प्लांट की बोलो रूट्स हैं, ये प्लांट का शूट सिस्टम है। ये बोलो वही प्लांट है जिसका हमने ऐश एनालिसिस किया है और हमें पता चल गया कि इस प्लांट में टोटल 26 एलिमेंट हैं ग्रोइंग रीजन्स में। टोटल कितने हैं? लेकिन हमें यह पता लगाना है कि कौन सा एसेंशियल और कौन सा एसेंशियल, ये कैसे पता लगाएं? सही है, बोलो उसी पे तो काम कर रहे हैं अभी। फिर आपने क्या किया, इसमें ना एक तो एरेटिंग ट्यूब लगाई, ध्यान रखना इस बात का। क्या लगाई है? एक तो एरेटिंग ट्यूब, जिससे कि एयर अंदर जाएगी, जिससे कि एयर अंदर जाएगी, एयर। ठीक है, तो बोलो एक तो एरेटिंग ट्यूब लगाई है आपने, एक रोड लगाई कि टाइम टाइम पे मिनरल्स डालोगे तो मिक्स करोगे, एक बोलो इसमें फनल लगाई। क्या लगाई है? क्या लगाई है? फनल। न्यूट्रिशन देने हैं ना टाइमली आपको, उसके लिए आपने इसमें एक क्या लगा दी है? ये फनल। ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? अब क्या करो, बाहर से ना इसमें आप डालो बच्चे 26 एलिमेंट। कितने? क्योंकि आपको प्लांट में मिले कितने थे, तो 26 के 26 आपने डाल दिए। तो आप बताइए नॉर्मल प्लांट ग्रोथ होगी, क्योंकि 26 एलिमेंट जो मिले थे वही डाल दिए, तो प्लांट नॉर्मली ग्रो करेगा। करेगा। अब हमें यह पता करना है कि कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल। तो आप अलग अलग 25 क्या लगाओ सेटअप, 25 ऐसे क्या लगाओ, एक सेटअप में आप 25 एलिमेंट एक साथ डालो। बोलो बी से लेकर जेड तक, और एक को क्या कर दो? सही है। अब बताइए ए की एब्सेंस में अगर ये प्लांट बढ़िया ग्रोथ कर गया तो आप समझ जाना कि ये ए प्लांट के लिए एसेंशियल, और अगर प्लांट की ग्रोथ में आपको कोई सिम्टम दिख गया तो फिर आप मान लेना कि भाई ए प्लांट के लिए क्या है? एसेंशियल है। अगर कोई सिम्टम नहीं दिखा तो इसका मतलब ए एसेंशियल, और अगर कोई सिम्टम दिख गया तो इसका मतलब। दूसरे सेटअप में आप क्या करो, फिर से 25 एलिमेंट डालो। कितने? लेकिन इस बार ए से लेकर जेड तक डालो और बी को क्या करो। तो इस सिस्टम में अगर बी की एब्सेंस में प्लांट पर कोई आपको इफेक्ट दिख गया तो आप बता देना कि बी क्या है, और अगर नहीं दिखा तो एसेंशियल नहीं है। हाँ या ना? ऐसे आपको याद करना है कि आप सारे एलिमेंट पता कर लोगे कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल। इसी रिजल्ट की वजह से हमने ये सिस्टम शुरू किया प्योर वाटर से। सोचो अगर मैं वाटर पहले से इम्प्योर लेता या वाटर के अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज होती तो प्लांट तो वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसकी जड़ों के आसपास होता है, और सोचो वो प्लांट उन इम्प्योरिटीज को भी क्या कर लेता? एब्जॉर्ब। और हमने जो एलिमेंट एब्सेंट किया उसका तो प्लांट की ग्रोथ पर कोई फर्क था ही नहीं, लेकिन जो प्लांट में इम्प्योरिटीज आ गई उसकी वजह से प्लांट में कोई सिम्टम दिख गया, तो मैं तो यही मान लूंगा ना कि मेरे एलिमेंट एब्सेंट होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो मेरे इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट की प्योरिटी खत्म हो जाएगी। उसको बनाए रखने के लिए हमने प्योर वाटर यूज किया, पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए कि बाहर और अंदर का कनेक्शन ज्यादा सही कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर क्या करवा रहे हो? एयर दे रहे हो। एयर देने के बेसिकली दो रीजन है। कितने? क्योंकि जब आप यहां से एयर दोगे तो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उस ऑक्सीजन को रूट की सेल यूज करके क्या करेंगी? रेस्पिरेशन, और उससे एनर्जी बनाएंगी। उससे फायदा ये होगा कि रूट जो होती है ना बच्चे, वो यहां से किसका एब्जॉर्प्शन करेगी? और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है?
तो पहला फायदा तो ये है कि एयर दोगे तो ऑक्सीजन मिलेगी और मिनरल एक्टिवली क्या होंगे। और दूसरा फायदा ये है कि अगर प्रॉपर अंदर एयर आती रहेगी ना, प्रॉपर अंदर बाहर से अंदर, तो एयर आने से क्या होगा कि जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, वो पूरी तरह से पानी में इक्वली फैले रहेंगे। सॉरी, पानी में पूरी तरह से क्या रहेंगे, घुले रहेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बच्चे आज मेरी, है ना, जुकाम भी है, गला खराब भी है, और एक आईज में भी प्रॉब्लम है, लेफ्ट आई में तो खास करके प्रॉब्लम है, चल रही है बेटा, है ना, काफी हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो आप दुखी मत होइए, फिर भी एनर्जी लेवल में डाउन नहीं, मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में ऐसे हो सकता है कि बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाए। तो याद रखें कि भाई बाहर से एयर आ रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, मिनरल एब्जॉर्प्शन होगा, और साथ ही साथ आप बताइए कि प्रॉपर एयर आने की वजह से सॉल्यूट्स जो हैं वो पानी के अंदर घुले मिले रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है बात या नहीं? तो इसलिए एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि प्योर वाटर, और साफ साफ लिखती है कि भाई प्रॉपर एरेशन मस्ट, तो वो कहती है सॉल्यूशन मस्ट बी एरेटेड, मस्ट बी मतलब एयर प्रॉपर देना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गया वो सेटअप जो एनसीईआरटी पेज नंबर 195 पे ऊपर दिख रहा है आपको। इसके ठीक नीचे हाइड्रोपोनिक्स का डायग्राम और है, उसमें यह समझाया गया है कि आजकल हाइड्रोपोनिक्स को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर रहे हैं और प्लांट्स को हाइड्रोपोनिक्स से ग्रो भी करवा रहे हैं। बताइए, एक ऐसी पाइप है और एक ये टैंक है, क्या है, टैंक में भरा हुआ है, बोलो मिनरल सॉल्यूशन, क्या भरा हुआ है, और यहां लगा दी गई है एक मोटर, क्या लगा दी गई है, बोलो मोटर क्या करती है, इस टैंक से सॉल्यूशन को उठाती है, हाँ या ना, और यहां से ये टैंक से इस पाइप में डालती है सॉल्यूशन को। तो ये सॉल्यूशन का एक पूरा का पूरा क्या बन गया, पाथ। और बताओ पाइप का जो दूसरा एंड है वो भी आकर इसी टैंक में ही गिर रहा है। तो बताइए सॉल्यूशन यहां से मिनरल्स वाला जाएगा, टैंक से उठाया, पाइप में से होकर वापस टैंक में ही आया, है ना। अब पाइप में बताओ हमने कर दिए पोर्स, जो पाइप हमने लिए कैसा रखा है इसको, पोरस, और इसके बताओ हर पोर में, बोलो ऐसे एक एक प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, क्या ग्रो करवा रहे हैं। अब इससे होगा क्या, बोलो वाटर टैंक से जब मिनरल सॉल्यूशन इस पाइप में चलेगा, कि रूट्स जो हैं, रूट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मिनरल्स को क्या करेंगी, मिनरल्स को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब, और जो एक्स्ट्रा मिनरल होंगे वापस कहाँ आ जाएंगे। भाई आप मान लो कोई मिनरल प्लांट के पास आया पानी के अंदर, प्लांट कहता है नहीं नहीं आज तो मुझे एब्जॉर्ब करना है, मुझे परसों करना है, कोई बात नहीं, वो वापस टैंक में चला जाएगा, वो घूमता रहेगा और परसों दोबारा प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे मिनरल्स का वेस्टेज बच जाता है ना। और एनसीईआरटी बता रही है कि आजकल हम हाइड्रोपोनिक्स का यूज करते हुए प्लांट्स को ग्रो करवाने लग गए हैं। तो आप देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 195 पे पहला डायग्राम ऊपर वाला जो है बच्चे, वो तो हाइड्रोपोनिक्स का जो ऊपर वाला पढ़ाया वो डायग्राम है, और जो नीचे वाला डायग्राम है बच्चे वो हाइड्रोपोनिक्स का वो डायग्राम है जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर रहे हैं। और दोनों एनसीईआरटी ने पढ़ाए हैं और बढ़िया से इनको पढ़ना है, ठीक है। और याद रखिए कि ये जो आपको पढ़ाए हैं ना मैंने 17, ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्या है, मिनरल तो इसमें 14 ही हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिनरल्स। तो बताइए हम इस चैप्टर में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे भी नहीं, हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन से लेकर निकल तक 14 मिनरल्स की। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बढ़ूं आगे, हाँ चलो। फिर बच्चा कहता है आप बार बार एक ही बात बोलते जा रहे हो, एसेंशियल मिनरल, एसेंशियल मिनरल, एसेंशियल। एसेंशियल कहते किसको है, एसेंशियल कहते किसको है, मतलब क्राइटेरिया क्या सेट है कि भाई ऐसा होगा तो वो एसेंशियल होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बोलो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्या बोलेंगे। और एनसीईआरटी ने 3 क्राइटेरिया पढ़ाए हैं, और ये एनसीईआरटी कह रही है कि भाई जो मिनरल इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो एसेंशियल होगा। पूछो क्या क्या, बोलो एक ऐसा मिनरल जो प्लांट के नॉर्मल लाइफ स्पैन के लिए, नॉर्मल लाइफ स्पैन के लिए, या बोलो नॉर्मल प्लांट ग्रोथ के लिए, या बोलो नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और आप बताओ तीनों टर्म सिनोनिमस हैं।
बताइए अगर किसी प्लांट का लाइफ स्पैन नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल हुए हैं। बोलो अगर किसी प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब वो प्लांट जल्दी से मैच्योरिटी पर आएगा, वो प्लांट जल्दी से मैच्योरिटी पर आएगा। और मैच्योरिटी पर आने के बाद, बोलो ऐसे, मैच्योरिटी पर आने के बाद क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। बोलो ऐसे। और प्लांट अगर मैच्योर हो गया तो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा मतलब मैच्योर हो गया। रिप्रोड्यूस वही करते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो मैच्योर होकर रिप्रोड्यूस करते हैं उन्होंने अपना लाइफ स्पैन, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लिया। तो एक ऐसा एलिमेंट जो प्लांट के लाइफ साइकिल को, लाइफ स्पैन को पूरा करने में हेल्प करे, एक ऐसा एलिमेंट जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करे, एक ऐसा एलिमेंट जो नॉर्मल प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, वो प्लांट के लिए कैसा एलिमेंट है ना। दूसरा बताइए, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, एक ऐसा एलिमेंट जो कि मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? उसे आप क्या कहेंगे? एसेंशियल। क्या कहेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बच्चा कहता है डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? वो कहता है भाई मैं हूं तो मेटाबॉलिज्म है, मैं नहीं हूं तो मेटाबॉलिज्म। आप एग्जांपल लो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कहता है मैं अमाइनो ग्रुप बनाता हूं, मुझसे अमाइनो एसिड है और मुझसे प्रोटीन है और प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन कहता है मैं नाइट्रोजन बेस बनाता हूं, मुझसे नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस से डीएनए आरएनए और उससे सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। आप बताओ। फॉस्फोरस कहता है कि भाई जो मर्जी कर लो, एनर्जी तो मैं ही देता हूं, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल में फॉस्फोरस होता है। वो कहता है कुछ भी कर लो, डीएनए आरएनए की कंटिन्यूटी तो मेरी वजह से ही है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप में ही एस्टर बॉन्ड बनते हैं। फिर वो पोटेशियम कहता है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, एनायन कटायन बैलेंस तो मैं ही करता हूं, जहां भी चार्ज बैलेंस करना होता है मेरे को याद कर लेते हो आप, इवन स्टोमेटल ओपनिंग में भी। और सल्फर कहता है मेरे बिना ईटीएस चला के दिखाओ, एफईएस। तो कहता है जब तक ईटीएस चलेगा नहीं आपका मेटाबॉलिज्म चलेगा ही नहीं, है ना। कैल्शियम कहता है कि भाई प्लांट्स में जो मल्टी सेलुलरिटी है ना मेरी वजह से है, मैं ना हुआ तो मिडल लैमिला नहीं होगी, कैल्शियम पैक्टेट। ये कहता है मैं हूं ना, मैं तो मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। ये कहता है मैं हूं ना, मैं तो सेल डिवीजन होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन मैं करवाता हूं ट्यूबुलिन प्रोटीन को जोड़कर। डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटा। मैग्नीशियम कहता है जो मर्जी कर लो, सब कुछ नॉर्मल हो, जब तक राइबोसोम नहीं होगा ना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और राइबोसोम स्ट्रक्चर मैं बनवाता हूं 2 राइबोसोमल यूनिट को जोड़कर। तो डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, सामने दिखते हैं कि देखो ये काम कर रहे हैं, उनको एसेंशियल कहते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? और मैंने वो फंक्शन बोले जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो। और तीसरे नंबर पे आप कहोगे कि भाई एक ऐसा एलिमेंट जिसे किसी और से रिप्लेस ना किया जा सके, नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर, एनी अदर एलिमेंट, हाँ ना। जैसे बोलो मैं फॉर्मूला पढ़ूं क्लोरोफिल का C55H72O5N4Mg, है ना। प्लांट में क्या हो गया? मैग्नीशियम की आ गई कमी। किसकी? प्लांट कहता है मैग्नीशियम की कमी आ गई, क्लोरोफिल कैसे बनाए? तो आपको कोई बात नहीं, आप Mn यूज करिए ना इसकी जगह पे। देखो Mg में भी M बड़ा, Mn में भी M बड़ा, Mg में G छोटा, Mn में भी N छोटा, तो जो काम मैग्नीशियम का Mn से करवा लो। अच्छा Mn और मैग्नीशियम दोनों ना हो तो ये काम आप MO से करवा लो, है पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। आप बताइए जिसका काम उसी को साजे। हाँ, तो मैग्नीशियम का काम ये नहीं कि कैपिटल M से शुरू हो रहा है तो चलो भाई मैग्नीशियम का काम Mn से यार MO से भी करवा सकते हो, है ना। तो वर्क स्पेसिफिक होता है। बोलो एक काम कोई जो एलिमेंट करता है वही करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा काम। ये तीनों एलिमेंट के बच्चे तीनों क्राइटेरिया अगर कोई एलिमेंट फॉलो करता है तो हम उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं प्लांट के लिए? सही है। बताइए जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स में हैं, बोलिए इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बताइए बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड अमाउंट। बोलो बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट के बेस पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक तो हम बताएंगे, बोलो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बताएंगे?
और दूसरे बताएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक क्या बताएंगे और दूसरे, समझ रहे हैं बात या नहीं? मैक्रो किसे कहा जाता है? बोलो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, बोलो ऐसे, जो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा मिले। बोलो 1 किलो ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए तो मैक्रो। बोलो अगर 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट की बात कर रहा हूं मैं, से कम, 1 किलो ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से कम, 10 मिलीमोल से, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो मैक्रो और माइक्रो में याद रखो आप, पूछो क्या? बोलो CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना? फिर बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 9 मैक्रो हैं। इनमें से ये 3 जो है ना CHO, ये नॉन मिनरल हैं, ये नॉन मिनरल हैं, सही है? दूसरा माइक्रो की याद करो, तो माइक्रो बोलो आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है 8। तो टोटल हो गए 17। 17 में से बोलो 6 तो मैक्रो मिनरल हैं और बाकी 3 नॉन मिनरल हैं। CHO मिनरल होता है, नॉन मिनरल होता है? हाँ, समझ रहे हैं बात या नहीं? इसमें से याद करना, बोलो NPK, बोलो NPK आर क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्या बोलोगे? कौन? कैसे? कैसे? हाँ, कौन? पूछो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है हाई। बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है, सॉइल में रह जाते हैं कम। आप सोचो एक सॉइल में बहुत सारे प्लांट आपस में ग्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल में सबको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, सबको फास्फोरस ज्यादा चाहिए, सबको पोटेशियम, तो इसका मतलब सॉइल में उसका लेवल क्या हो जाएगा? बोलो जिसका कंजप्शन ज्यादा उसकी अमाउंट सॉइल में कम, इसलिए बाहर से देने पड़ते हैं। इसलिए बताओ जब किसान जब खेती करता है तो कम एरिया में ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाता है, तो उसे ये एलिमेंट बाहर से देने पड़ते हैं, यूरिया की फॉर्म में देता है ना? याद रखेंगे। बताइए आयरन होता तो माइक्रो है, बोलो होता तो, लेकिन कुछ प्लांट्स में इसकी अमाउंट मैक्रो जैसी मिल जाती है। बोलो कुछ प्लांट्स में इसकी अमाउंट मैक्रो जैसी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? मैक्रो जैसी मिल जाती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब मैक्रो जैसी अगर मिल गई है ना, तो आप बताइए कि आयरन मैक्रो और माइक्रो के बीच का कनेक्टिव लिंक है। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि भाई कौन है मैक्रो और माइक्रो के बीच का कनेक्टिव लिंक, तो आप बताना आयरन। वैसे तो होता माइक्रो ही है, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए मैक्रो की तरह काम भी करता है। आपको लोग कहते भी होंगे ना, आंवला खाओ, आंवला, आयरन की कमी दूर हो जाएगी। क्यों दूर हो जाएगी? क्योंकि उसमें आयरन है। ऐसे एक बात याद करना कि भाई जो मिनरल होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, ये किसी ना किसी तरीके से मेटाबॉलिज्म में एंजाइम से रिलेट करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कुछ कहते हैं हम एंजाइम बनाते हैं, कुछ कहते हैं हम एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, कुछ कहते हैं हम एंजाइम एक्टिवेटर का पार्ट है। लेकिन यहां याद रखना कि बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एंजाइम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बोरोन का किसी एंजाइम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ऐसा एनसीईआरटी के अंदर कोई एंजाइम है नहीं इसके साथ, ठीक है? बोलो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट तो है सब्जी रोटी। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई खाना खाया, तो आप कहो यस, फिर सामने वाला पूछता सब्जी क्या थी, आप कहते हो राजमा, कोई कहता है आलू, कोई कहता है गोभी की सब्जी। इसका मतलब खाना खाया का मतलब है सब्जी रोटी दोनों की बात हो रही है।
तो बोलो अगर एसेंशियल मिनरल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब मैक्रो और माइक्रो की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि भाई खाना टेस्टी था, बता ठीक था लेकिन साथ में अचार था, चटनी थी, तो काम चल गया, बढ़िया बन गया टेस्ट। अच्छा, अगर अचार या चटनी नहीं होती तो खाना नहीं खाते? बस यही समझना है, प्लांट के लिए भी अचार चटनी होती है, इसके अलावा उनको बेनिफिशियल कहते हैं हम। क्या कहते हैं? बेनिफिशियल। बोलो हो तो बहुत बढ़िया, बोलो अचार हो चटनी हो तो खाने का टेस्ट, नहीं हो तो पेट तो भर ही लेंगे हम, हाँ या ना? तो वही बात, बोलो सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलेनियम। क्या क्या याद करोगे? हाँ, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलेनियम, ये क्या है? बेनिफिशियल है तो बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं, सिम्टम नहीं आते जल्दी से। मैं जैसे ये पढ़ा के बाहर निकलता हूं, बच्चा फिर पीछे पीछे, गुरुजी एक बात बताओ, अगर सोडियम नहीं रहा तो सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करेगा? मैं उसको कहता हूं भाई सोडियम पोटेशियम पंप होता है न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन होती है एनिमल में, प्लांट में तो न्यूरॉन होती नहीं। कहाँ है प्लांट में? दिमाग है क्या? नर्वस सिस्टम है क्या? तो फिर इसलिए उनके लिए, हमारे लिए सोडियम एसेंशियल है, प्लांट के लिए नहीं, प्लांट के लिए बेनिफिशियल है तो बहुत बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं। ऊपर से गया ना सब? दूसरा याद करो, बेस्ड ऑन फंक्शंस। 4 फंक्शन एनसीईआरटी ने पढ़ाए। पहला बोलो, फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। बोलो कार्बोहाइड्रेट्स, बोलो लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और इनके डेरिवेटिव्स। दिस ऑल आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में याद रखो, बेस्ड ऑन फंक्शंस, बेस्ड ऑन। तो पहला फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो बोलो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो पक्का है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए रहेंगे, क्योंकि इनके बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कह ही नहीं सकते आप, हाँ या ना? तो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए बोलो ऐसे, CHO का होना जरूरी है, और इसको फ्रेमवर्क एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन इसके साथ साथ हेल्प करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। जैसे अमाइनो एसिड की बात करो, डीएनए की बात करो, आरएनए की बात करो, तो नाइट्रोजन बेस अमाइनो ग्रुप होते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन चाहिए। डीएनए आरएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है ना? एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, एनएडीपी, एडीपी, एनएडी, इनमें फॉस्फेट होता है। ऐसे सल्फर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है, सिस्टीन में, मिथियोनिन में। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताओ, बेसिक जो फ्रेमवर्क बनेगा ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बनाएगा तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी साथ में हेल्प करते हैं। सही है? दूसरा फंक्शन आपको याद करना है, बोलो एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। याद है आपको एंजाइम किसने पढ़ाए थे आपको? अच्छा, होलो एंजाइम पढ़ा था, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ को फैक्टर उसका एक्टिवेटर, 3 तरह का को एंजाइम, मेटल, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल पढ़ा था जिंक एक्टिवेटर ऑफ द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम और जिंक का और पढ़ाया था। मैग्नीशियम के लिए पेप्केज और रुबिस्को, मॉलिब्डेनम के लिए नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, है ना? और जिंक के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये भी बताए थे आपको। और मैंने कहा था एनसीईआरटी ने एक तो एंजाइम में जिंक के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लिखा हुआ है, एक जिंक के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, पेप्केज और रुबिस्को के लिए मैग्नीशियम, सही है, और नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए मॉलिब्डेनम। ये मैंने 196 के नंबर 3 नंबर फंक्शन पढ़ाया था आपको। तो एंजाइम एक्टिवेटर का काम करते हैं, पढ़ाया बढ़िया से। तीसरा बोलो एनर्जी
रिलेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना, मतलब ऐसे कंपाउंड जो एनर्जी से क्या करते हैं, रिलेट, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो बोलो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, और बिना नाइट्रोजन और बिना फास्फोरस के बना के दिखाओ आप एटीपी को, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 फॉस्फेट है, और न्यूक्लियोटाइड बिना नाइट्रोजन बेस के बन ही नहीं सकता, बिना फास्फोरस के बन ही नहीं सकता। ऐसे बोलो एडीपी, बोलो एनएडीपी, बोलो एनएडी, बोलो क्लोरोफिल, ये एनर्जी से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। और बताओ एडीपी में, एनएडी में, एनएडीपी में, इनमें सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल भी एनर्जी से रिलेट करता है। पूछो हाउ? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है भाई फोटोसिंथेसिस के लिए, पढ़ा है हमने बढ़िया से। तो बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। तो क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है? कौन सी एनर्जी? कौन एब्जॉर्ब करता है? और क्लोरोफिल के पोरफायरिन स्ट्रक्चर की कोर मैग्नीशियम होता है। हालांकि इसकी टेट्रापायरोल में हर एक पायरोल के अंदर एक एक नाइट्रोजन है, तो N4 पढ़ते हैं, याद है? साथ ही साथ याद रखोगे जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स, ये सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल बताया था मैंने, पोटेशियम, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? कौन? याद करिए, जब H+ आयन बाहर चले जाते हैं ना गार्ड सेल में, मैलेट माइनस जो चार्ज बढ़ता है, माइनस चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आते हैं सब्सिडरी सेल्स या हेल्प सेल से, और जब ये एंटर करते हैं किसमें? गार्ड सेल्स में, तो पीछे पीछे पानी भी आता है, सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन। एनसीईआरटी पेज नंबर 196 में ऊपर से देखो आप, पहली बोल्ड हेडिंग है मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसके बाद और उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट के बाद वाले पैराग्राफ में इन एडिशन ऑफ 17 एसेंशियल एलिमेंट के बाद उसने बात और करी, बेनिफिशियल, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और, है ना? फिर उसके बाद फंक्शंस की बात करी, तो 1 2 3 4 फंक्शन है, चारों फंक्शन पढ़ाए मैंने आपको। यहां तो कोई प्रॉब्लम? एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, काम की है इसलिए बोल रहा हूं, पूछो क्या? बात ये है कि अगर बच्चे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हो लिविंग के, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है CHO से। इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं ग्लूकोज का। किसका? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12, और बताइए ग्लूकोज में जो कार्बन है वो कहां से आया? क्या इस बात को मानते हो आप? इसमें जो हाइड्रोजन है वो कहां से आया? मानते हो आप? और बताइए कि लिविंग के ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीजन होती है, कौन? वो O2 से आई। यस और नो? पक्का? गलत बात। अच्छा, अब ऑक्सीजन खींचो अंदर, सांस लो, ऐसे गई? कहां गई? लंग्स में। किस में मिक्स हो गई? ब्लड में। वहां से कहां गई? हार्ट में, और हार्ट से सेल्स के पास। अच्छा, सेल्स में ऑक्सीजन का होता क्या है? हैं? रिडक्शन। ETS के 4th कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से इलेक्ट्रॉन लेकर, प्रोटॉन लेकर वाटर बना देती है। ऑक्सीजन खींचो अंदर, पानी बन गया। ऑक्सीजन खींचो अंदर, पानी बन गया। फिर खींचो, पानी बन गया। तो भाई पानी ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक? फिर कैसे कह सकते हो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन यहाँ O2 से आई है? बोलो गलत बात। बोलो, ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही कहां से आते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही कहां से आते हैं? और हाइड्रोजन कहां से आते हैं? तो ध्यान रहे, अगर कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए ना कि ऑक्सीजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, तो बोलना नहीं, कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, और हाइड्रोजन वाटर से आता है। ऐसे बोलना आप, रहेगा ध्यान? या सब ऊपर से? चलो आगे सुनो। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी पेज नंबर 196 पे है, रोल ऑफ द मैक्रो एंड 197 पे इनके रोल हैं 198 तक।
अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ दो, पढ़ाऊंगा नहीं। पहले मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा, डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स और द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, है ना। तो पहले आगे का पढ़ाएंगे, फिर पीछे आएंगे। बोलो सर नई बात नहीं है, हमेशा यही करते हो आप, हर टॉपिक में आपने ऐसा ही किया है ना, हमेशा आगे से पीछे की तरफ ही चले हो। और ऐसा ही करता हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को मैं रिजल्ट पहले बता दूंगा ना तो प्रोसेस समझाने में दिक्कत नहीं आती, है ना। और एग्जांपल लेता हूं बच्चों के साथ हमेशा ही, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो आप, 10 बार कर आंसर नहीं आया, लेकिन अगर मैं बता दूं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है, तो कोई ना कोई तिकड़म लगा के बच्चा आंसर तो निकाल ही लेता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो कई बार, बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन आंसर पता होने से भी सही हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ, रिजल्ट पहले बताता हूँ, प्रोसेस बाद में। तो इसलिए पहले आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है, बोलो, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मतलब कमी के सिम्टम याद करने हैं आपको। बताइए, जब हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, किसी भी एलिमेंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन को याद करना होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? बोलो, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनी एलिमेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल द लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट। जैसे फॉर अमित है, अमित ने ना पेन खरीदना है मार्केट से, और पेन है 20 रुपए का। कितने का? तो बोलो 20 रुपए इस पेन के लिए क्रिटिकल अमाउंट है, तो भाई इससे कम में नहीं आएगा, 20 रुपए में ही आएगा। 20 से ज्यादा है तो बढ़िया है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट, बोलो, ऑफ एनी मिनरल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नोन एज। मान लीजिए कोई मिनरल है, वो कहता है कि अगर मैं 10 मिलीमोल पर केजी रहता हूं ना ड्राई वेट में, हाँ या ना, इतना या इससे ज्यादा, तो प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल होगी। तो ये मिनिमम अमाउंट है ये। लेकिन अगर इससे क्या हो गया तो फिर मैं डेफिशिएंट हो जाऊंगा, फिर वो मिनरल क्या कहलाएगा? डेफिशिएंट मिनरल या डेफिशिएंट एलिमेंट। डेफिशिएंट मिनरल या डेफिशिएंट एलिमेंट, हाँ या ना। भी आप सोचो, इसके पास अब 20 रुपए का पेन है। भाई तेरा नाम क्या है? अभिषेक अमित का दोस्त है, रोज दोनों साथ में बैठते हैं। पेन 20 रुपए का है। अभिषेक अमित ने मार्केट में दुकान से पेन पूछा तो उसने कहा 20 रुपए का, इसने जेब में हाथ मारा तो 15। तो मैं बोलूं अभिषेक कंगाल है, तो क्या बात सही है? नहीं। अमित कंगाल है, बस बात सही है? नहीं। बोलो, अमित के पास कमी है, एब्सेंट नहीं है। पैसे हैं तो सही, मिनरल, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं, उससे कम है, तो क्या है ही नहीं, इसलिए डेफिशिएंसी बोल रहे हैं, एब्सेंट नहीं बोल रहे। ठीक है। दूसरा, अभिषेक और अमित साथ में बैठते हैं, ये दुकान से पेन पता करके आया, इसका मूड खराब है, ये आके क्लास में यहाँ बैठा तो ऐसा मुंह उतरा हुआ है, अजीब सा हो रहा है मुंह, ऐसा सड़ा सा। अभिषेक कहता है कि भाई क्या हो गया? मतलब चेहरा देख के समझ गया वो, रोज तो बड़ा नॉर्मल होता है, खुश खुश रहता है, ऐसे खिला खिला चेहरा होता है, आज बड़ा मुरझाया सा है, क्या बात है? चेहरा देख के आपने सिम्टम पता लगा लिया और पूछ लिया कि भाई क्या दिक्कत है? वो कहता है यार 5 रुपए कम है, 20 का पेन था 15 है, क्या कहता है? 5 रुपए कम है, उसके चक्कर में पैसा, मेरे को पेन नहीं मिला। तो ऐसे आप बताओ, प्लांट में कौन सा एलिमेंट कम हुआ है या कौन सा एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई है, ये प्लांट में आने वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से पता चलता है। ये थोड़ी है कि मैं अमित को कहूं कि भाई बता इस प्लांट में क्या क्या कम हुआ है, अमित वहां जाए, उसकी लीफ तोड़े, जीप पे रख के आंखें बंद करके 5-7 मिनट यूं करे और फिर कहे कि लिखो सर, पेन कॉपी उठाओ। इससे इंसान नहीं, अंतर्यामी हो गए हम। लेकिन साइंस फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे टिकती है बच्चे, तुक्के पे नहीं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप बताइए कि जो एलिमेंट कम हुआ है, उस एलिमेंट की कमी से प्लांट में, किसमें, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? और उनको कहते हैं हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं?
तो आप बताइए, अभिषेक ने अमित का चेहरा देख के बता दिया कि भाई को प्रॉब्लम है, देख के बता दिया, मतलब मॉर्फोलॉजिकली देख के आपने बाहर से बता दिया कि प्लांट का रंग बदल गया, प्लांट में कोई दिक्कत है। फिर आपने 5 रुपए अमित को दिए, अभिषेक ने कि ये ले 5 रुपए, क्यों दुखी हो रहे, फिर से खुश हो गया। फिर से इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट क्या हो जाए और आपको पता चल जाए कि भाई प्लांट में ये एलिमेंट क्या हुआ है, और आप वो एलिमेंट प्लांट को क्या कर दें, प्रोवाइड सॉइल में, हाँ या ना, तो थोड़ी देर दिनों के बाद बोलो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। मतलब ये बीमारी की तरह है, अगर बीमारी का इलाज कर दिया जाए तो बीमारी के सिम्टम्स गायब, बीमारी का अगर इलाज कर दिया जाए तो बीमारी के सिम्टम्स गायब, हाँ या ना, अच्छे से। लेकिन ये भी ध्यान रहे, पूछे क्या, अगर ये सिम्टम लंबे टाइम तक रह गए, बोलो ऐसे, तो प्लांट के लिए डेथ कॉजिंग है। फिर प्लांट मरने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई बिना मिनरल के तो नहीं जिंदा रहूंगा, क्योंकि वो एसेंशियल है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अगर कोई एलिमेंट अपनी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या हो जाए, क्या हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट को डेफिशिएंट कहते हैं, और उसमें प्लांट के अंदर आने वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को डेफिशिएंसी सिम्टम, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सही है बात? अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो अगर सिम्टम से क्वेश्चन आया, बोलो ऐसे, सिम्टम से, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से, तो वो प्रोबेबली आएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 199 के सेकंड पैराग्राफ से। कहां से आएगा? 199 के, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ में सारे सिम्टम लिखे हैं एलिमेंट्स के साथ, जिसमें पहला सिम्टम लिखा हुआ है क्लोरोसिस। क्या लिखा हुआ है? बोलो, क्लोरोसिस का मतलब है येलोइंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स का पीला पड़ जाना, मतलब क्लोरोफिल की कमी, क्लोरोसिस। क्लोरो, देखो एलिमेंट कौन कौन से लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज और जिंक और मॉलिब्डेनम, टोटल 8 हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? ये 8 एलिमेंट ऐसे लिखे हैं जो कि किसको करवा रहे हैं, क्लोरोसिस को। क्या यही करवाते हैं? नहीं नहीं, बोलो इसके अलावा भी करवाते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी लिखे याद हमें वही करने हैं। ये मेन वो हैं जो डेफिशिएंसी करवाते हैं। सही है? और दूसरा सिम्टम क्या लिखा हुआ है? नेक्रोसिस। बोलो, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, और बेसिकली ये टर्म एनसीईआरटी ने हमारे प्लांट में लीव्स के लिए है, मेनली इन लीव्स, मतलब लीव्स के टिश्यूज की डेथ होना। एलिमेंट क्या क्या लिखे हैं? कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, 4 एलिमेंट। ये किसके लिए लिखे? नेक्रोसिस के लिए। तीसरे नंबर पे है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन का रुक जाना। सही है? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोलो, नाइट्रोजन और पोटेशियम है, सल्फर है, मॉलिब्डेनम है। सही है? अगर सेल डिवीजन रुक गया तो मेरिस्टेम की ग्रोथ रुक गई ना। नंबर 4 पे बोलो, डिले इन फ्लावरिंग। तो डिले इन फ्लावरिंग में बोलो, आपको याद करना है नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। नंबर 5 पे आप याद करिए प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स और द बर्ड्स, ये होता है फास्फोरस की कमी से। और नंबर 6 पे याद करो स्टाउट एक्सेस, और ये होता है बोरॉन की कमी से। एनसीईआरटी पेज नंबर 199 का सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ो, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 199 के सेकंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी लिखती है द काइंड ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम शोन इन द प्लांट्स इंक्लूडेड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ का रुकना है ना, प्री मैच्योर फॉल ऑफ द लीव्स एंड द बर्ड्स, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एक्सेट्रा। बच्चा कहता है ये सारे लिखे हैं,
है ना। और ये इन चारों के एलिमेंट्स, क्लोरोसिस के, नेक्रोसिस के, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग के तो एलिमेंट्स भी लिखे हैं। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ मैं लिखवा रहा हूं क्या, फॉस्फोरस मेनली याद करना है, और स्टाउट एक्सिस। अब बच्चा कहता है अगर स्टाउट एक्सिस के एग्जाम में क्या आ गया क्वेश्चन, तो फिर बच्चा क्या कहता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया गुरुजी, क्योंकि उसने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं बढ़िया से। बढ़िया से एनसीईआरटी अगर पढ़ता तो क्यों बोलता। एनसीईआरटी पेज नंबर 205 देखो आप, 205 एक्सरसाइज है, 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट देकर पूछा कि कौन सी ठीक कौन सी गलत। पहली स्टेटमेंट पूछो, पढ़ो, बोरॉन डेफिशिएंसी लीड्स टू, बिल्कुल सही है। तो कहां का सिम्टम है ये, एनसीईआरटी का। तो ये सब एनसीईआरटी में है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता, पढ़ना है। एक मजे की बात और है, पूछो क्या, बोलो एक सिम्टम मल्टीपल एलिमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। देखो क्लोरोसिस है, 8 एलिमेंट पढ़े आपने, और बोलो एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम मतलब शो कर सकता है। बोलो फिर तो पर्टिकुलर प्लांट को देख के पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि क्लोरोसिस किस वजह से आई है, या नाइट्रोजन की कमी से होगा क्या। नहीं नहीं, आसान है, पूछो कैसे। आओ ना अगली क्लास में फिर बताते हैं आपको, यहीं से शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस मटेरियल को मैं सेव कर दूं, आज तक का लेक्चर। छोटा और मोटा स्टेम हो जाता है बच्चे, है ना। ठीक है जी, आज तक का लेक्चर याद करेंगे आप सिलेबस के लिए। और कल का पेपर प्योरली आपका एनसीईआरटी बेस्ड बढ़िया से पेपर, जैसा नीट में पूछा जाता है वैसा ही है। और क्वेश्चन में सेशन रीजन के क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने पेपर के अंदर। और पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक भी है, आशीर्वाद भी है। बढ़िया से नींद पूरी करके जाइएगा अपनी, ठीक है।